आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट। आइए जानते हैं कि इनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। सब कुछ ठीक, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। एक अंडर कॉन्फिडेंस रहता था कि बाल अच्छे नहीं हैं, कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी की ज़्यादा पार्टी में होने का मन नहीं करता कि 4 लोगों के सामने जाना है, लोग देखते हैं, लोग नोटिस करते हैं। एज हुई है 28-29 एज है और ऐसा लगता 38-37 है, 39 है, ऐसी एज लगती। और 8 महीने के बाद जो मेरा रिजल्ट है वो आपके सामने है। मैं अपने रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाई हूँ और मुझे रिव्यू भी बहुत अच्छे मिलते हैं। मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरी फैमिली, जो भी मतलब मुझे देखता है, जिसने मुझे पहले देखा और जो मुझे अब देखता है, एकदम से थोड़ा शॉक्ड रह जाता है कि इतना बेहतरीन रिजल्ट। और मैंने 8 महीने पहले अपना यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराया था QST क्लिनिक हरिद्वार में। आज मेरे ट्रांसप्लांट को 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और मैं अपनी 4th PRP के लिए यहाँ पे आया हूँ। और 8 महीने के बाद जो मेरा रिजल्ट है वो आपके सामने है। मैं अपने रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाई हूँ और मुझे रिव्यू भी बहुत अच्छे मिलते हैं। मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरी फैमिली, जो भी मतलब मुझे देखता है, जिसने मुझे पहले देखा और जो मुझे अब देखता है, एकदम से थोड़ा शॉक्ड रह जाता है कि इतना बेहतरीन रिजल्ट। 8 महीने पहले भी मैं था, 8 महीने बाद भी मैं हूँ और बालों में इतना चेंजेस बहुत शानदार रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया लगा है। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत अप हुआ है इस चीज़ से। मुझे बहुत शानदार रिजल्ट मिला है। 10 अगस्त 2024 को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ। उसके बाद मुझे जो 10 दिन का मैंडेटरी एंटीबायोटिक मेडिसिन रहता है वो मैंने लिया। उसके 20 दिन बाद, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट के पूरे 1 महीने बाद से मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई, जिसमें मैंने कंटिन्यू मिनॉक्सिडिल, एक हेयर विटामिन और एक फिनेस्ट्राइड वो लिया। उसके 1 महीने के बाद मैंने सीरम स्टार्ट किया। सीरम को मैं इतना कंटिन्यू नहीं लिया हूँ, मिनॉक्सिडिल में कंटिन्यू लिया हूँ। उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट के करीब 15-20 दिन के बाद ही मेरा श्रेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था। तो श्रेडिंग फेज स्टार्ट हुआ एकदम से, जैसा पहले कंडीशन थी वैसी कंडीशन होने लगी। सारे बाल टूट टूट के गिरने लगे। तो मैं एकदम से डर गया था, चौंक गया कि ये क्या हो रहा है। जबकि मुझे पहले ही ये चीज़ बताई गई थी, मुझे एक रिटन डॉक्यूमेंट दिया गया था जिसमें ये चीज़ पहले से ही मेंशन थी कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद या 20 दिन बाद आपका शेडिंग फेज स्टार्ट होगा और वो 2-3 महीने तक रह सकता है। किसी का 2 महीने रहता है, किसी का 3 महीने रहता है। तो मेरा भी वही 2 महीने तक करीब शेडिंग फेज रहा। उसके बाद से फिर मेरी परमानेंट ग्रोथ स्टार्ट हुई और फिर ग्रोथ आती गई, डेंसिटी भी बढ़ती गई। तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत शानदार लगने लगा। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी मेडिसिन का ये है कि 1 साल तक के लिए मेडिसिन दी जाती है हमको कि 1 साल आपको मेडिसिन खाना है। उसके बाद से मेडिसिन बंद कर दी जाती है, मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मिनॉक्सिडिल, जैसे कि आप हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, इस तरह से मिनॉक्सिडिल आप कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो आपकी हेयर की केयर होती रहेगी अच्छे से। आप ना भी यूज़ करें तो वो अपने चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनॉक्सिडिल से हेयर केयर अच्छी हो जाती है। जैसे कि हम डेली बालों को शाइन करने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही बालों की ग्रोथ के लिए हम मिनॉक्सिडिल भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट होने से एक ऐसा फील होता है जैसे कि नई ज़िंदगी सी मिली है। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले सारी कुछ चीज़ें ठीक थी। कॉलेज में था, कॉलेज के बाद गवर्नमेंट जॉब मिली, जॉब पे गया, सब कुछ ठीक, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। एक अंडर कॉन्फिडेंस रहता था कि बाल अच्छे नहीं हैं, कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी की ज़्यादा पार्टी में होने का मन नहीं करता कि 4 लोगों के सामने जाना है, लोग देखते हैं, लोग नोटिस करते हैं। एज हुई है 28-29 एज है और ऐसा लगता 38-37 है, 39 है, ऐसी एज लगती। तो इससे बहुत अंडर कॉन्फिडेंस रहते थे, मतलब लोगों के सामने जाना, लोगों से ज़्यादा बात करना, ये बहुत इशू रहता था।
और अभी भाई सुनने की एज में अंकल भी बोलते थे कुछ लोग, बच्चे अंकल बोलते हैं। अब बच्चे क्या जाने कि इनका कितनी एज है क्या नहीं, बच्चों को तो जो देखेगा वही बोलेंगे। तो इस तरह से बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, बाल आए हैं। ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में भी सब लोग बोलते हैं सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, सर बहुत अच्छा है, सर आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत तारीफ़ मिलती है। सब लोग बोलते हैं कि सर किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो सर सब पूछते हैं कि सर कहाँ से कराया है, हमको भी बताओ, हम भी कराएंगे। तो इस तरह कॉन्फिडेंस बहुत अप रहता है। बालों की तरफ से तो कुछ सोचना होता ही नहीं है कि क्या सोचना क्या नहीं सोचना। उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि मैं सैलून जा रहा हूँ, सैलून वाले से बोलता हूँ कि ये हेयर स्टाइल कराना है, वो हेयर स्टाइल कराना है, तो वो भी बोलता है कि सर आपके बाल तो है ही नहीं इतने, आप हेयर स्टाइल कुछ भी कराना चाहते हैं। हेयर स्टाइल भी तो बाल होंगे उसी हिसाब से होती है। तो मैं कहता ठीक है कि मैं पहले बाल ही लाता हूँ, उसके बाद हेयर स्टाइल कराऊँगा। तो अभी बाल हैं, जैसा चाहो तैसा हेयर स्टाइल करा लो, छोटे करा लो, बड़े करा लो, बहुत अच्छा लगता है। एकदम से नई ज़िंदगी सी मिली है। मैं ऐसा लगता है यंग हो गया हूँ, कम से कम नहीं तो 5 साल तो जवान हो ही गया हूँ पहले से। अभी तो अप्रोक्स 25 की एज लगती है, और उस टाइम तो ऐसी लगती थी 38 39। बहुत बुरा फील आता था, बहुत बेकार लगता। जॉब है, सब कुछ है, वही इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन बाल नहीं था बस। तो अभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत शानदार रिजल्ट रहा है मेरा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे अपना 4th PRP के लिए आया हूँ, तो मैं आप लोगों को कुछ PRP के बारे में बताना चाहूँगा। PRP क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड में से प्लाज्मा निकाला जाता है। तो PRP का मीन्स होता है कि प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। जो प्लाज्मा हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने ब्लड में से, वो प्लेटलेट्स रिच होता है, उसमें प्लेटलेट्स अच्छे होते हैं। उसको निकाल के फिर हम अपने स्कल्प में इंजेक्ट करते हैं, जिससे हमारे स्कल्प का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। हमारे उससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, हेयर थिनिंग हो रही होती है तो वो हेयर थिक होने लग जाते हैं और हेयर हेल्दी होते हैं। तो इसलिए PRP ज़रूरी रहती है। PRP यही ज़रूरी नहीं है कि जिसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है उसी को PRP कराना है। PRP कोई भी करा सकता है। किसी को हेयर हैं लेकिन हेयर थिन हो रहे हैं तो वो भी PRP ले सकता है। तो PRP से उसको भी हेल्प मिलेगी, उसके हेयर अच्छे से ग्रो करेंगे, थिक होंगे, डेंसिटी बढ़ेगी। तो PRP कोई भी करा सकता है। PRP के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है वही कराए, लेकिन जिसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है उसको तो PRP करानी ही चाहिए, क्योंकि बगैर PRP के वो अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। वो PRP होती है तो उससे स्कल्प में प्लाज्मा जाता है, प्लाज्मा से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बालों की थिकनेस बढ़ती है। तो ट्रांसप्लांट वाले को तो करानी ही चाहिए, और वैसे कोई भी करा सकता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि ट्रांसप्लांट कराया है तो ही करानी है। मेरे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रखा था, मेरा स्कल्प बहुत ज़्यादा खाली हो रखा था, तो मुझे टोटल 5000 ग्राफ्ट्स लगाए गए थे। और 5000 ग्राफ्ट्स के बाद आप मेरी कंडीशन देखिए, ओवरऑल पूरे हेड की कंडीशन देखिए। अभी आपको कोई खाली जगह नहीं दिखेगी इतनी। उस टाइम पे मेरा पूरा स्कल्प खाली हो रखा था, इतना सामने से तो पूरा खाली था। तो यही मेरा रिजल्ट है। ये मेरा टोटल 5000 ग्राफ्ट्स का है। आप मेरे पहले की फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं, पहले की जो वीडियोज़ हों उसमें देख सकते हैं। मेरा काफ़ी हेयर फॉल था, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रखा था, तो अभी मेरा काफ़ी भरा हुआ है, अच्छा रिजल्ट आया है। तो ये थी मेरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी, ये है मेरा रिजल्ट। बाकी अभी मुझे और भी PRP सेशंस के लिए आना होगा। कभी भी जब भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, मुझे लगेगा कि मेरा हेयर सही से ग्रो नहीं कर रहा है या मेरा हेयर थिनिंग हो रहा है, तो मैं PRP तो कभी भी ले सकता हूँ। तो आगे PRP सेशन के लिए कभी भी आता हूँ तो फिर से आपसे मुलाकात होगी। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि हाँ मुझे कितना फ़ायदा हुआ है, मुझे कितना अच्छा लगा है। तो आगे भी आप देखते रहिएगा। और जिसको भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना है वो QST क्लिनिक हरिद्वार और QST क्लिनिक हैदराबाद, ये 2 ब्रांच हैं। आप सीधा आ सकते हैं, ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। डॉक्टर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है, जिस टेक्निक से करते हैं वो
टेक्निक बहुत अच्छी है। बाकी आगे नेक्स्ट पीआरपी में आपसे मुलाकात करते हैं, बताते हैं फिर अपना और आगे के एक्सपीरियंस के बारे में। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। अभी आपने हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी एक्सपीरियंस वीडियो देखी। अब चलते हैं हमारे दूसरे पेशेंट की ओर और देखते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। फिर आधे से ज़्यादा मेन ये होता है कि दोस्त भी मजाक उड़ाते हैं, फिर वो भी गंजा गंजा बुलाना शुरू कर देते हैं। फिर वो उनका वो बन जाता है, नेशनल एंथम ही बन जाता है कि वही नहीं, फिर उसी नाम से आप वो बुलाएंगे, वो उसी नाम से। और मेरी सर्जरी जो है वो कल ख़त्म हो गई थी। मेरा नाम प्रियांशु भट्ट है। तो मेरा जो हेयर फॉल है वो स्टार्ट हुआ 2019 से। तब मैं लखनऊ में रहा करता था। तो जब मैं वहाँ से वापसी आया अपने देहरादून में, तो मेरे को पता चला कि अब मतलब बाल झड़ रहे हैं, धीरे धीरे ना पतले पतले होते जा रहे थे बाल। फिर वहाँ से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं खुद ही ट्राई करता गया, खुद ही अपने घर पे ना, कभी ये कभी वो शैम्पू, कभी वो शैम्पू। और मैंने जो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स आ रखे हैं नए नए ना, तो उनकी मैंने मेडिसिन भी ली थी, उनके शैम्पूस वगैरह। तो उन ब्रांड्स का जो पैकेजेस भी आते थे वो भी मैंने पूरा लिया। 6 महीने तक, 8 महीने, बल्कि साल भी ट्राई किया मैंने। और मिनॉक्सिडिल वगैरह भी यूज़ की थी, बहुत सारे ब्रांड की, एक ही ब्रांड नहीं। उससे जब मिनॉक्सिडिल यूज़ करी थी तब तक फ़ायदा था। जैसे ही वो मैंने बंद कर दी, फिर उसके बाद से जो मतलब उससे जो ग्रोथ हो रही थी वो भी वापसी होगी, वो सारी के सारी। और मैंने हेयर से रिलेटेड बहुत सारी जो साइट्स है उस पर भी मैं गया था। उस पर जो डॉक्टर आते थे उनसे कंसल्ट भी किया था। मतलब डायरेक्ट कॉल नहीं हुई, पर जो वो बताते थे कि अपने आप फोटोज़ भेजिए, फिर वो वहीं से बताते कि आप कितने ग्राफ्ट्स आ सकते हैं, इतने ग्राफ्ट लग सकते हैं। फिर वहाँ से भी फिर मनी उठ गया अपने एक तरह से। तो मुझे लगता है जो मेरे हेयर फॉल का जो मेन कारण है, जो सिटीज़ वगैरह जो हमने चेंज की है, और खासकर मैं पिछले 2-3 साल से मैं देहरादून में रहा हूँ, और वहाँ का पानी मतलब बहुत ख़राब ही मानते हैं, उसमें आधे से ज़्यादा उसमें चूना वगैरह वही पानी है। तो उससे भी वहाँ से बहुत ज़्यादा हुआ मेरा। और जो हमारी जेनेटिक्स है कि मेरे भाई के भी बाल नहीं है, मेरे पापा के, चाचा वगैरह, ताऊ के, मतलब नहीं है, फैमिली में ही ये प्रॉब्लम है जेनेटिक्स की, उनके बाल किसी के भी नहीं है। तो एक तरह से मैं इसे भी मानूंगा कि ये मेन कारण है। और जो मेरा हेयर फॉल है वो अभी देखो, आप देख सकते हो यहाँ तक पहुँच चुका है। ये पिछले 2-3 साल में ही हुआ है, नहीं तो अच्छे खासे थे। पिछले 2-3 साल से पहले अच्छा था, जो भी था अच्छा चल रहा था। तो ये 2-3 साल में जो कंडीशन है वो आप देख लीजिए, ये कंडीशन है। देखो, मेन प्रॉब्लम जो हेयर फॉल से होती है वो होती है आपका कॉन्फिडेंस। इससे कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। आप जब भी किसी अपने फ्रेंड्स के साथ या कहीं शादी पार्टीज वगैरह में, इससे बल्कि ये भी होता है आप अपनी मनपसंद चीज़ें भी पहन नहीं सकते। फिर उसमें भी आपको लगता है कि यार शायद फोटो से तो आप बहुत ही दूर चले जाते हो। और इसका मेन वो होता है, जैसे हम कभी अपनी
अपने दोस्तों के साथ कहीं टूर पे चले गए या घूमने कहीं चले गए, उनके बाल देखो तो आधों के बहुत अच्छे लगते हैं, फिर लगता है कि काश हमारे भी ऐसे होते। फिर आधे से ज़्यादा मेन ये होता है कि दोस्त भी मजाक उड़ाते हैं, वो भी सोच सोच के कि यार नहीं, फिर वो भी गंजा गंजा बुलाना शुरू कर देते हैं कि एक तरह से फिर वो उनका वो बन जाता है, नेशनल एंथम ही बन जाता है कि वही नहीं, फिर उसी नाम से आपको बुलाएंगे, वो उसी नाम से। जब भी हम डेली लाइफ पे सुबह उठते हैं, खुद को शीशे के सामने, मिरर के सामने देखते तो फिर लगता है यार कि मतलब ऐसा लगता है, खुद को ही लगता है कि खुद ही 10 साल हम बड़े हो चुके हैं उससे ज़्यादा। और लगता है खुद को देख के लगता है कि नहीं यार, कॉन्फिडेंस नहीं आता खुद को देख के कि भाई किसी चीज़ में फिर पूरा मन से काम ही नहीं कर पाता आदमी। उसका मन यही रहता है कि यार कैसा लग रहा हूँ मैं, दिखने में कैसा लग रहा हूँ। तो ट्रांसप्लांट के बारे में तब मेरे को पता नहीं था, जब मैं अपनी होम्योपैथी की दवाई जहाँ से ले रहा था तो वहाँ भी इस बारे में बातें चलती थी कि यार ये करके कुछ होता है, पर उस टाइम मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरी कंडीशन उस टाइम पे इतनी वीक नहीं थी। पर धीरे धीरे जब देखता गया, फिर हम यूट्यूब्स पे कहीं ना कहीं एड्स भी आने लगती थी कि भाई, फिर वहाँ से ट्रांसप्लांट के बारे में पता चला क्योंकि वो एड अपने आप ही स्पॉन्सर हो जाते थे, पॉपअप होके मतलब सामने आते थे जैसे ना, तो फिर वो बताते थे, फिर उसमें देखना स्टार्ट किया, फिर उसमें देख के लगता था कि भाई हाँ, वो बताते थे कि ये इनकी कंडीशंस थी और फिर ये आफ्टर है, ये इसके मतलब पिछले 1 साल से मतलब ये हुआ कि बहुत सारी साइट विजिट भी करी, उनसे बातें भी करी कि भाई क्या कुछ कैसा। पर मेरे को ये था कि सबसे पहले मुझे जो करवाना है कि यही करवाना है कि भाई अगर इसमें चेंज आ गया तो आने वाले सालों में क्या पता मैं इससे ज़्यादा कुछ कर पाऊँ, जो चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी सर्च किया आगे, साइट्स भी बहुत सारी देखी, फिर अपना आप एक पक्का कर लिया कि भाई नहीं, अब इसको करवाना है। पर अब ये है कि जाके क्लिनिक में डॉक्टर से कंसल्ट करना, जितने जल्दी हो सके फिर करवा लो। और फिर जब इस बारे में मैं सर्च कर ही रहा था ट्रांसप्लांट की, तो वहीं पे मतलब मेरे को QST के बारे में पता चला कि भाई हाँ, ये करके भी कुछ है, ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर उनके जब मैं साइट्स पे गया तो वहाँ पे मैंने रिजल्ट देखे, और एक भी नहीं देखे, एक दिन भी नहीं देखे, बल्कि पिछले 4-5 महीने से इसी के बारे में देखा मैंने। फिर देखता था जो उसमें यूट्यूबर्स भी आते थे, 1-2 यूट्यूबर्स भी थे, फिर उनके साइट्स पे वहाँ भी कमेंट्स करके फिर उनसे भी पूछने की कोशिश की, बल्कि एक भैया से तो बात भी हुई थी, उन्होंने बताया भी था इनके बारे में। तो उन्होंने कहा था कि आप जाओ एक बार कंसल्ट कर लो, अगर आपको ठीक लगा तो आप आगे करना, वरना फिर रहने देना। फिर मैंने एक बार खुद ये सोचा कि एक बार खुद जाके देख लेता हूँ। फिर यहाँ पे जब ट्रांसप्लांट करवाना ही है तो फिर मैं खुद ही आया भी मैं अकेला ही था यहाँ पे हरिद्वार में। तो फिर मैंने पूछा कि क्लिनिक के बारे में, तो उन्होंने मेरे को बताया जैसा कि ये आपकी कंडीशन है और आपको मतलब जल्दी करवाना चाहिए, वरना कंडीशन और बुरी हो सकती है। फिर डॉक्टर ने मतलब वो पूरा कंसल्ट करते, वो आपके 25-30 मिनट, आपके 40 मिनट तक भी आपकी बातें चलती है, वो आपको बताते हैं, हर एक चीज़ बताते हैं कि भाई कहाँ पे कितनी चीज़ आपकी गई है, कितना हम कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर अच्छे से आपको समझा देंगे, वो आपके पैकेजेस के बारे में सब बता देंगे कि भाई इतने आपके ग्राफ्ट्स लगने हैं। और फिर मैंने इन द एंड मैंने अपने फैमिली वालों को बोला कि भाई हरिद्वार में क्लिनिक है और मैं विजिट भी करके आ गया हूँ, मेरे को अच्छा भी लगा है और डॉक्टर से मेरी बात हो गई है। क्योंकि जब अब मैंने करवाना ही है तो घर वालों को फिर मान तो नहीं रहे थे, पर फिर बड़ी मुश्किल से उनको मनाया कि भाई देख लो। फिर मैंने उनको बोला कि आप अपॉइंटमेंट कर लो और मेरे को ये करना ही है। फिर घर वाले भी मान गए, मैंने यहाँ पे विजिट किया। और तो आज का मेरा अपॉइंटमेंट था और मैं डॉक्टर से मिलने क्लिनिक आ चुका हूँ। अब देखते हैं आगे क्या क्या डॉक्टर बताते हैं, करते हैं। तो मैं अभी यहाँ आ चुका हूँ और जो मेरे ब्लड सैंपल्स है वो हो चुके हैं। अब वो आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जैसे कि वो भैया बता रहे थे कि हेयर ट्रिम वगैरह से स्टार्ट करेंगे वो, पर अभी देखते हैं, फिर उसके बाद ही पता चलेगा कि वो क्या करते क्या है आगे। ट्रिम करने के बाद वो मेरी हेयर लाइन भी डिज़ाइन करेंगे, उसमें बताएंगे कि आपको स्पेसिफिकली कितने ग्राफ्ट कहाँ पे, कहाँ से हम उसे निकालेंगे, कहाँ इम्प्लांट करेंगे, पूरा वो प्रोसीजर बताएंगे उसके बाद। और उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या करना है। इसके बाद जब मेरे लाइन वगैरह बन जाएंगी तो फिर मेरे को OT जाना है वहाँ पे, और वहाँ पे मेरा जो सर्जरी वो स्टार्ट हो जाएगी। और उससे पहले थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने इससे पहले नहीं करवाया कभी, इंजेक्शन लगवाते भी तो उससे भी डर लगता है। फिर वो बताते हैं जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा करके, तो अभी पता नहीं, अभी एंजाइटी भी हो रही है, पर देखते हैं, अब करवाना तो है ही। तो फिर अब देखते हैं, जब मेरी जैसे ही सर्जरी होती है फिर उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा। फिर इसके लिए आप वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू।
तो मेरा नाम प्रियांशु भट्ट है और मेरी सर्जरी जो है वो कल ख़त्म हो गई थी और उसकी ड्यूरेशन जो रही वो रही तकरीबन 10 से 11 घंटे के आसपास। जैसे मैं सुबह यहाँ पे आया तो इन्होंने सबसे पहले मेरे को ऊपर ले जाया अपने ओटी हॉल में जहाँ पे वो सर्जरी करवाते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे 3 से 4 जो थे वो मतलब एक डॉक्टर थे, 2-3 उनके साथ में जो हेल्पर थे उनके, और जो पूरी टीम है उनकी वो बहुत कोऑपरेटिव थी। बार बार आपसे पूछते हैं कि भाई आप नर्वस नहीं होना, आपके मतलब सब चेक, हर चीज़ वो चेक करेंगे, आपका बीपी चेक करेंगे, पल्स रेट वगैरह सब वो चेक करते हैं। फिर बार बार आपको समझाते भी हैं कि टीम आपको समझाती है कि सर नर्वस नहीं होना है। और फिर वो उसके बाद वो अपना स्टार्ट कर देते हैं वो हर चीज़ अपनी। तो स्टार्टिंग करते हैं वो एनेस्थीसिया से। वो सबसे पहले वो आपको लेटाएंगे नीचे, फिर वो एनेस्थीसिया देना आपको स्टार्ट करेंगे। और जो उसमें पेन होता है वो एनेस्थीसिया में ही होगा जब तक आपका 2 से 3 मिनट तक वो एनेस्थीसिया देते रहेंगे आपके जहाँ पे पहले वो आपके डोनर में देंगे। जैसे आपके डोनर में वो भी पर्टिकुलर एक एरिया में देंगे जितना उन्हें पहले निकालना हो ग्राफ्ट, उसी एरिया में वो देते हैं। और फिर उसको सुन करके फिर उतना ही मतलब दर्द वही होता है जो आपके एनेस्थीसिया में। जैसे आपके 3-4 मिनट कंप्लीट हो गए, उसके बाद ना वहाँ पे कुछ पेन है ना कुछ, फिर वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं पता चलता, बस आपको ये पता है कि आपको आवाज़ भी आएगी, क्या वो डॉक्टर आपको बता रहे कि आपको पेन फील तो नहीं हो रहा, पर आपको कुछ नहीं होगा। बस फिर वो ड्राफ्ट वहाँ से निकालेंगे वो, फिर वो जो आपके जहाँ पे आपको इम्प्लांट करना है फिर वो वहाँ पे एनेस्थीसिया देंगे और जितने ड्राफ्ट उन्होंने निकाले हैं फिर वो वहाँ पे इम्प्लांट कर देंगे। फिर से वही प्रोसीजर बार बार होगा, मतलब जितने वो ग्राफ्ट निकालेंगे पहले 1000-2000, फिर उसको इम्प्लांट करेंगे, फिर उसके बाद फिर से डोनर एरिया में वो एनेस्थीसिया देंगे, फिर से वहाँ से निकालेंगे। तो बीच बीच में एनेस्थीसिया का जो वो है असर वो कम पड़ता रहता है। और जैसे कि मेरा भी बीच बीच में तो वो पूछते रहते हैं, जैसे वो इम्प्लांट करते तो हल्का सा दर्द महसूस होता है। फिर जब वो एनेस्थीसिया जब मान लो अगर यहाँ पे वो कर रहे हैं, अब उन्होंने यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे एनेस्थीसिया लगा रखा है, पर जैसे वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो इधर पहले लगाया हुआ था तो इधर पेन होता, तो वो वैसे ही पूछते कि सर पेन तो नहीं हो रहा। और जैसे ही आप बता दोगे कि सर मेरे पेन हो रहा है, फिर वो ऑन द स्पॉट आपको वहाँ पे वो एनेस्थीसिया दे देते हैं। बस फिर से वो पूरा प्रोसीजर वो वैसे ही स्टार्ट करते हैं। तो यही सर्जरी आपकी चलती रहती है 2 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे ग्राफ्ट्स के हिसाब से। और जब आपके पे ये प्रोसेस चलता है, सर्जरी चलती है, तो वहाँ के जो टीम मेंबर्स है, डॉक्टर, वो आपको पूछते हैं कि सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आपको वॉशरूम जाना है। तो वॉशरूम जाने के लिए भी एक स्टाफ आपके साथ ही होगा, चाहे वो नर्स हो चाहे कोई भी हो, वो आपके साथ आपके वॉशरूम तक आएगी और वहीं से वो आपको खुद अपने साथ ही लाएगी आपके रूम में। और बीच में ये प्रोसीजर के दौरान आपको रिफ्रेशमेंट मील भी देते हैं वो। और बार बार वो पूछते रहते हैं आपको, हर मतलब अगर आपको मान लो आप अभी उल्टे लेटे हो या आपके कहीं दर्द हो रहा है कि सर आपके ग्राफ्ट्स निकाले जा रहे हैं पर आपके नाक में दर्द हो रहा है, तो वो बोलेंगे कि सर आपको ठीक कंफर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर आप उठ सकते हो, आप थोड़ी देर बोल सकते हो सर भी मेरे को रेस्ट करने दो, उसमें भी वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो खुद पूछेंगे आपको कि सर आपको पेन तो नहीं हो रहा, कहीं आपको वॉशरूम तो नहीं जाना कोई, या कुछ आपको नर्वसनेस वगैरह, कुछ भी बोलो आप, टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। तो जैसे ही मैंने ओटी में एंटर किया तो वहाँ पे खाली मेरे साथ एक नर्स थी। उन्होंने मेरे को बोला कि आपका रूम है, आप वहाँ पे बैठ जाइए। तो जैसे ही मैं अंदर गया वो नर्स किसी चीज़ से बाहर गई, तो डर तो मेरे को लगा, सामने मेरी फोटो लगी हुई थी। तो जैसे ही मैंने अपने आसपास देखा तो एकदम नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी और उसके चक्कर में मेरा जो बीपी है वो भी मतलब थोड़ा हाई हो ही जाता है, वो एंजाइटी भी आती है। तो जैसे ही नर्स अंदर आई तो उन्होंने वो बीपी चेक करने के लिए लगाया, पल्स रेट के लिए लगाया वो। तो उन्होंने बताया कि आपका बीपी थोड़ा हाई हो रहा है, आप एकदम काम हो जाओ। काम मेरे को लग भी रहा था मैं काम हूँ, पर उन्होंने ये बताया कि मतलब आपको लगता है कि आप काम हो, पर एंजाइटी आपके अंदर अंदर होती है, वो ना आप बाहर बता सकते हो। तो वो इफेक्ट कर रही थी। थोड़ी ठंड भी लग रही थी, तो क्योंकि वो कपड़े वो उतरवा देते हैं, वो अपना सूट पहनने के लिए देते हैं। तो फिर उन्होंने ब्लैंकेट लाया, फिर वो ब्लैंकेट दिया, फिर उससे थोड़ा मेरा जो बीपी वो थोड़ा डाउन हुआ, नर्वसनेस भी थोड़ी कम हुई। तो फिर उसके बाद से उन्होंने अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। फिर और जब आपका वो ओटी चल रहा था तो वहाँ पे बिल्कुल ये नहीं है कि सब सुनसान है या मतलब जैसे मातम जैसा कुछ होगा। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि घर जैसा है, बस आपकी ये है कि आपको बस बिठा रखा है और वो आप पे प्रोसीजर स्टार्ट करे, आपकी सर्जरी करे, बाकी गाने वाने सब वहाँ पे सब चलता है वहाँ पे। और जैसे ही मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई फिर आपको एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जो कि मेन डॉक्टर होते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपको मतलब जब से आपकी सर्जरी हुई है उसके बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, मेडिकेशन से रिलेटेड, आपके फूड से रिलेटेड कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, स्पाइसी ऑयली नहीं खाना है, और आपके जो ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है, इम्प्लांटेड हेयर है, इसके बारे में बताते हैं वो कि एक वो देते हैं वो सलाइन वाटर ना, कि ताकि हर एक 30 से 1 घंटे के बीच में इसको आप वो करते रहिए ताकि इसमें वो ना हो, ड्राइनेस ना ज़्यादा आए, आपको इचिंग ज़्यादा ना हो। और वो ये भी बता देते हैं कि कौन सी मेडिसिन आपको किस टाइम पे लेनी है या कब आपका फर्स्ट हेड वॉश होगा, वो सब बता देते हैं। डॉक्टर ये बताते हैं कि आप हमारी टीम से जुड़े रहना, हम आपको कॉल पे मैसेज पे हम आपको रोज मैसेजेस करते रहेंगे कि सर आपने अपनी दवाई ली है या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बता देना। खुद बल्कि टीम खुद फोन करती है और बताती है आपसे कि सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बल्कि मेरे को भी आज सुबह ही उनका कॉल कम से कम 8 बजे के आसपास उनका कॉल आ गया था कि सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और आप अपना फोटो हमें भेज दीजिए, हम देखते हैं चेक करके कि कोई प्रॉब्लम है इसमें या कोई इशू है। टीम बहुत वो है आपके लिए, मतलब बहुत केयरिंग है। तो जो भी
मेरा मतलब कुल मिला के अभी 2-3 दिन का एक्सपीरियंस इस क्लिनिक का रहा है QST का, वो बहुत ही एक्सलेंट रहा है। बल्कि वो आपसे फॉर्म भी भरवाएंगे जब आपको फीडबैक के लिए ना, तो मैंने उसमें भी उसमें एक्सलेंट ही लगाया है। और आज जैसे कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा सर्जरी कल हो चुकी है, तो आज मैं अपनी जो मेरी बैंडेज थी उसके रिमूवल के लिए आया हूँ। अब इसके बाद डॉक्टर ने बताया है कि जैसे ही मेरी बैंडेज अब रिमूव कर देंगे, वो बल्कि कर भी दिए उन्होंने मेरी बैंडेज रिमूव कर भी दी है। अब वो खाली एक बैंडेज लगा देंगे यहाँ पे हल्की सी। तो उन्होंने बस ये बता रखा कि आगे जो भी प्रिकॉशन सब, कि क्या मेरे को इसके बाद मतलब डाइट लेनी है, कैसे मैंने इसको बचा के रखना है, ना ज़्यादा धूप में निकलना है, बारिश से बचा के रखना है, इसे धूल से बचा के रखना है। तो वो फिर अब यहीं से जब मैं जाऊँगा यहाँ से ओके, फिर 1 मंथ बाद इन्होंने मेरी बता रखी कि मेरे PRP सेशंस स्टार्ट होंगे, मेरी मेडिकेशन भी उसी के बाद स्टार्ट होगी। अभी मेरे को फिलहाल 10 दिन के लिए इन्होंने मेडिकेशन दी है, फिर 20 दिन का बीच में इन्होंने गैप बताया है। तो जो भी मेरी PRP में जब भी मैं आपके मतलब यहाँ क्लिनिक में आऊँगा, तो मैं आपको अपनी ग्रोथ, जो जितनी भी मेरी ग्रोथ हुई है या जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है घर पे भी, तो वो मैं आपको शो करूँगा। तब तक के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.